हेलो एवरीवन, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी रिंगस। साइंस के टोटल अपने 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और चौथे पार्ट में आज अपन जिस मुद्दे पर बात करेंगे उसका नाम है, या जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के आज मैंने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके लिए तैयार किए हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज जो मैंने तुम्हारे लिए जो तैयार किए हैं क्वेश्चंस वो सारे ही वास्तव में बढ़िया लेवल के एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। आज तक मैंने तुम्हें जो 3 पीडीएफ प्रोवाइड करवाई हैं वो भी वास्तव में एनसीईआरटी बेस ही हैं, लेकिन ये जो प्रकाश संश्लेषण जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आने वाली एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से। क्योंकि मैंने ये नोटिस किया है कि पिछली बार जो डी ग्रुप की एग्जाम थी उस डी ग्रुप के एग्जाम में ये देखा गया था कि बायोलॉजी के कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आए थे वो सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस तथा पादप हार्मोन से क्वेश्चन पूछे गए थे। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आनुवांशिक या जेनेटिक्स पे वीडियो बनाओ, तो उसके भी मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं। जैसे ही वो क्वेश्चंस पूरे रेडी हो जाएंगे तो आपके लिए वो भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चंस मैं एनसीईआरटी से लेता हूं, इसलिए मेरे क्वेश्चंस बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए तुम ये मत सोचा करो कि सर वीडियो नहीं डालेंगे, वो तुम्हारा टाइमली सारा आ जाएगा। प्लस जैसे मान लो कि आज मॉर्निंग में पवन सर की क्लास हुई थी तो कल जीके की क्लास होगी, तो तुम्हारी मॉर्निंग में जीके या तुम्हारा मैथ चलता रहेगा और इवनिंग में तुम्हारी साइंस या रीजनिंग चलती रहेगी। तो अपने पढ़ाई पे तुम पूरा मन लगाकर फोकस रखना ताकि आने वाले जो भी एग्जामिनेशन हो उसमें अपना बढ़िया स्कोप रहे। तो आज अपन टोटल विचार करने जा रहे हैं 30 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस प्रकाश संश्लेषण से संबंधित हैं। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं पहले क्वेश्चंस को। कमेंट पे ज्यादा ध्यान मत देना, तुम ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे, शिक्षा पर ध्यान देना। सर पहला क्वेश्चन ये है, कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समस्त हरे पादप और शैवाल, शब्दों को समझना, यहां पर 2 चीजों की बात की है, एक पादप की भी बात की है और एक शैवाल की भी बात की है, अपना भोजन बनाते हैं। तो पहली ऑप्शन है श्वसन, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस और चौथा ऑप्शन है बी एवं सी दोनों। आपको मालूम है कि हरे पादप एवं नील हरित शैवाल जिस प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं उसे बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण, और इसी प्रकाश संश्लेषण को साइंस में बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस शब्द कैसे आया है समझना। यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो प्रकाश है और यहां पर दूसरी जो शब्दावली आई है वो आई है संश्लेषण। प्रकाश को बोला जाता है फोटो, प्रकाश के छोटे छोटे कण होते हैं ना उनको सर फोटो बोला जाता है, और संश्लेषण को बोला जाता है सिंथेसिस। संश्लेषण को क्या बोला जाता है? सिंथेसिस। तो इसी अकॉर्डिंग इसको साइंस में बोला गया है फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण को ही साइंस में बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन का ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में वास्तव में एक बारीकी से क्या चीज समझाना चाह रहा है एग्जामिनर यह समझाना चाह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण पादप तो करते हैं, लेकिन पादप के अलावा प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? नील हरित शैवाल। तो शैवालों को लेकर आगे क्वेश्चन आएगा तो तुम ध्यान रखना, शैवाल भी करते हैं और पादप भी करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, ये प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, इसको समझाने के लिए मैंने एक तुम्हारे लिए इमेज बनाई है बड़ी प्यारी सी, तो तुम ध्यान से समझना इस इमेज को। इस इमेज में एक लीफ ली है मैंने, ये एक पत्ती है और यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अर्थात पत्ती के अंदर एक तो लाइट जा रही है। लाइट का मतलब यहां पर क्या है दोस्तों? प्रकाश। पत्ती के अंदर एक तो प्रकाश जा रहा है, पत्ती के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है और एक जा रहा है पानी, अर्थात यह तीनों तो प्रकाश संश्लेषण के जरिए या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में एक पेड़ या पौधे द्वारा अंदर लिया जाता है। तो कितने कारक अंदर लिए जाते हैं? 3 कारक, एक प्रकाश, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक पानी। एक बार एग्जाम में पूछा था कि निम्न में से किसकी आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण में नहीं पड़ती? ये तीनों कारक दे रखे थे और चौथा ऑप्शन उसने ऑक्सीजन दे रखा था। सर ऑक्सीजन की कोई वास्तव में आवश्यकता यहां पर नहीं होती, ऑक्सीजन तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे बाहर निकालते हैं। अंदर लेने वाली चीज 3 सामने आई है और बाहर निकालने वाली एक तो कार्बोहाइड्रेट है, और कौन सी कार्बोहाइड्रेट उत्सर्जित होती है? ग्लूकोज। और एक सर कौन आउट होता है? O2 या ऑक्सीजन, अर्थात
अपन ने ये देखा कि प्रकाश संश्लेषण पादप भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नील हरित शैवाल भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में 3 कारक इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सूर्य का प्रकाश, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक पानी, तथा बाहर निकलने वाली क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तथा किनके जरिए ये प्रक्रिया हो रही है, पत्तियों के जरिए। क्यों हो रही है पत्तियों के जरिए, क्योंकि सर पत्तियों में एक लवक पाया जाता है और उस लवक का नाम है हरित लवक। क्या नाम है, हरित लवक। और इसी हरित लवक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। इसी हरित लवक को क्या बोला जाता है, क्लोरोप्लास्ट। इस हरित लवक में एक पाया जाता है वर्णक और उस वर्णक को कहा जाता है पर्णहरित। क्या बोला जाता है, पर्णहरित। और इस पर्णहरित को इंग्लिश में बोला जाता है क्लोरोफिल। ध्यान देना यहां पर शब्दों को, क्या बोला जाता है, क्लोरोफिल। ये और इस पर्णहरित में या क्लोरोफिल में जो धातु होती है प्रकाश संश्लेषण में जो इंपॉर्टेंट है वो धातु कौन सी है, मैग्नीशियम। पहले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें सारी प्रकाश संश्लेषण को बढ़िया तरीके से बता दिए हैं। आगे वाले जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इसी इंफॉर्मेशन के इर्द गिर्द घूमेंगे, इसलिए तुम इस इंफॉर्मेशन को पहले ध्यान से समझना। प्रकाश संश्लेषण करते हैं पादप और शैवाल, कुछ जीवाणु भी सर प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने आवश्यक कारक हैं, 3। एक तो प्रकाश है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और एक पानी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान आउट क्या होने वाली चीज है, तो एक है ऑक्सीजन और एक है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। कौन सा लवक आवश्यक है, हरित लवक। कौन सा वर्णक आवश्यक है, पर्णहरित या क्लोरोफिल। और कौन सी धातु आवश्यक है, मैग्नीशियम। अब यहां पर समझना तुम वास्तव में प्रकाश संश्लेषण, देखो एक इमेज के जरिए मैं तुम्हें और बताना चाहूंगा कि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। ध्यान से देखना, एक इमेज में तुम्हें और बताना चाहूंगा। इस इमेज से समझना तुम, ये सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से किरणें आ रही हैं और सूर्य के प्रकाश से किरणें पेड़ पौधा ग्रहण कर रहा है। अब देखो इसमें वही प्रक्रिया है, ऑक्सीजन ये बाहर निकाल रहा है और CO2 ये अंदर ले रहा है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 अंदर ली जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है। तो यहां से एक क्वेश्चन अपना और सेट हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया था RS प्री में कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया श्वसन के विपरीत प्रक्रिया है। तो तुम दिमाग लगाना, श्वसन में एक मनुष्य या एक मानव ऑक्सीजन अंदर लेता है और CO2 बाहर निकालता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में CO2 अंदर ली जाती है और ऑक्सीजन या O2 बाहर निकाली जाती है। तो ध्यान देना, यहां पर देखो ऑक्सीजन बाहर आउट हो रही है और वास्तव में CO2 अंदर पेड़ के द्वारा ली जा रही है और नीचे से यहां पर पानी लिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किसमें बदलती है। ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा किसे बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में। और प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना ही कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कैसे बदलती है, एक इमेज के जरिए और अपन समझेंगे। वही है कि यहां से ये जो सूर्य का, ये सूर्य है, यहां से ये जो निकल रहा है ना प्रकाश, इसे बोला जाता है सूर्य का प्रकाश, या इसे अपन ने कह दिया प्रकाश ऊर्जा। अर्थात सूर्य जो ऊर्जा दे रहा है वो प्रकाश ऊर्जा है और इस ऊर्जा को पेड़ पौधे ग्रहण कर रहे हैं। तो पेड़ पौधे जब इसे ग्रहण करेंगे ना, तब इसे किस रूप में ग्रहण करेंगे, रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अर्थात प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, या रासायनिक प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होना ही प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव है नील हरित शैवाल, और नील हरित शैवालों को ही बोला जाता है साइनोबैक्टीरिया। तो यहां पर आंसर हो जाएगा बी और सी। ध्यान रखना, नील हरित शैवालों का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। कुछ किताबें तो ये भी लिखती हैं कि मान लो जैसे टोटल अगर 100% अगर वास्तव में प्रकाश संश्लेषण हुआ है, तो इस 100% प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किया जाता है नील हरित शैवालों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, नील हरित शैवालों द्वारा। तो ध्यान रखना, नील हरित शैवाल प्रथम प्रकाश संश्लेषित जीव है।
अगला देखो, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव हैं, नील हरित शैवाल करते हैं, कुछ जीवाणु भी करते हैं, हरे पेड़ पौधे भी करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब यहां पर ध्यान देना, तुम नील हरित शैवाल भी करते हैं, अपन ने देख लिया जिसे साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, कुछ जीवाणु भी करते हैं और हरे पेड़ पौधे भी करते हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पेड़ पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? बताओ, देखें, पौधे भोजन का निर्माण प्राप्त करने के लिए किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत केवल और केवल कौन है? सूर्य। किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? सूर्य से। पेड़ व पौधों व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो क्या कहलाएगी? अब इंग्लिश में दे रखा है तो क्या कहलाएगी? फोटोसिंथेसिस, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसी को फोटोसिंथेसिस को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। देखो कंफ्यूज मत होना, यहां पर प्रकाश संश्लेषण, ऊपर वाला क्या लिखा है? फोटोसेंसिटाइजेशन, ये नहीं कहलाती, फोटोसिंथेसिस होती है वो। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग होता है, तुम बताना देखे कमेंट करके कि ऑक्सीजनोमीटर किसमें काम आता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि नापने में, तीसरा ऑप्शन है वास्तु में रसाकर्षण की दर नापने में, और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा ह्रास की दर नापने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पौधों की वृद्धि का मापन करने के लिए दो चीजों का प्रयोग होता है, एक तो बोला जाता है क्रेस्कोग्राफ, और इसी क्रेस्कोग्राफ का दूसरा नाम है ऑक्जेनोमीटर। और इन दोनों के द्वारा ही सर, दोनों का एक ही काम है, क्या काम है? पौधों की वृद्धि का मापन करना। पौधों की वृद्धि का क्या करना? मापन करना। ध्यान देना यहां पर चीजों को, पौधों की वृद्धि का मापन या तो ऑक्सीजनोमीटर से किया जाएगा या क्रेस्कोग्राफ से किया जाएगा। दोनों एक ही बात है, और दोनों ही उपकरणों के जो आविष्कारक हैं ना सर, वो आविष्कारक मैंने तुम्हें वीडियो फर्स्ट में बताया था कि कौन आविष्कारक हैं, तो आविष्कारक हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखो, अभिकथन ए और कारण आर नीचे दिए गए हैं। अभिकथन देखो, पत्ते के हरे रंग का कारण एक वर्णक है जिसे क्लोरोफिल बोला जाता है, बिल्कुल बात सही है, और इसी क्लोरोफिल को बोला जाता है पर्णहरित, जो पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो यहां पर सही विकल्प चुनना है। दोनों ही बात सही है सर। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल या पर्णहरित की वजह से होता है, और प्रकाश संश्लेषण में जैसा अपन ने देखा है कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, तो यहां पर ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ए। ये देखो, पहले भी अपन ने देखा है कि जैसे पत्तियों का जो हरा रंग होता है ना, ये हरा रंग क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो वर्णक पाया जाता है उस वर्णक का नाम है क्लोरोफिल वर्णक, और इसी क्लोरोफिल का दूसरा क्या नाम है सर? पर्णहरित। और इसी पर्णहरित के अंदर तुम्हें कोई धातु पूछना है कि कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन सी धातु करोगे? मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और परऑक्सीसोम में। इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तुम बताना कि प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है। क्या न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है या परऑक्सीसोम में होता है? यह क्वेश्चन तुम्हारे लिए है। कमेंट करके बताना मुझे किसका राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताओ। देखिए भाई, अपन ने पहले भी देखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा लवक आवश्यक है? एक लवक आवश्यक है, और उस लवक का क्या नाम है? लवक का क्या नाम बताया था? हरित लवक। और हरित लवक का ही क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहां पर होता है? अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपोर्टेंट लगा देना इस क्वेश्चन को, समझना। यहां पर प्रकाश संश्लेषण की जो दर है उससे संबंधित दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूं।
प्रकाश संश्लेषण की दर अगर तुम्हें पूछे, प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक किसमें रहती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर के लिए दो रंग होते हैं, एक तो नीला रंग होता है और एक होता है लाल रंग। नीले और लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो सबसे पहले वरीयता नीले रंग को देनी है, फिर वरीयता देनी है लाल रंग को। और अगर तुम्हें पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम किसमें होती है, न्यूनतम अगर तुम्हें पूछे तो न्यूनतम होती है हरा प्रकाश और फिर दूसरा नंबर आता है बैंगनी। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो पहले हरे प्रकाश को वरीयता देनी है और फिर बैंगनी प्रकाश को वरीयता देनी है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होगी नीले और लाल रंग में और न्यूनतम होगी हरे और बैंगनी रंग में। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहां पर पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। सर पहले ही आ गया अपना, तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी दो होते हैं, एक तो हरा प्रकाश होता है और एक बैंगनी प्रकाश होता है। तो यहां पर देख लो आंसर कौन सा हो जाएगा, हरा प्रकाश। पादप होते हैं, ध्यान देना यहां पर क्या आंसर, क्या क्वेश्चन है, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। पादप होते हैं, पहला ऑप्शन है कन्वर्टर, दूसरा ऑप्शन है प्रोड्यूसर, ये सी है सॉरी, तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर और एक ऑप्शन है उपरोक्त सभी। पादप क्या होते हैं, पादप वास्तव में परिवर्तक भी होते हैं। पादप परिवर्तक क्यों होते हैं, क्योंकि ये आपको मालूम है कि सौर ऊर्जा को किसमें बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो बात बिल्कुल सही है। प्रकाश, दूसरी बात है उत्पादक क्यों है दोस्तों, क्योंकि ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं तो उत्पादक भी है। तो जब दो सही है तो वास्तव में परिवर्तक का दूसरा नाम है रूपांतरक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबोव या उपरोक्त सभी। अर्थात ये परिवर्तक भी हैं, ये उत्पादक भी हैं और ये रूपांतरक भी हैं। वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। सर दिन में होने वाली क्रिया को तो अपन ने कह दिया प्रकाश संश्लेषण, लेकिन रात में ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, ये रात में कौन सी प्रक्रिया करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर यहां पर दिन आ जाता तो फिर अपन क्या करते, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि सर प्रकाश संश्लेषण तो केवल और केवल किसमें संपन्न होती है, दिन में संपन्न होती है। निम्न में से कौन सी सही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सी सही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। बस एक चीज का ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण में मैं तुम्हें सीधी सी बात बता देता हूं, ध्यान देना। यहां पर प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु होते हैं और 6 ही अणु होते हैं पानी के, और फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान एक कार्बोहाइड्रेट जिसे ग्लूकोज बोला जाता है उसका निर्माण होता है और 6 ऑक्सीजन के अणु होते हैं, और यही ऑक्सीजन वास्तव में इस प्रकाश संश्लेषण का हो जाता है अंतिम उत्पाद। कभी कभी यह भी क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो CO2 O2। तो यहां पर आप देख लो 6CO2 प्लस 6H2O C6H12 और O6। तो यहां पर आपको मालूम है कि यही आंसर हो जाएगा, इसका कोई समस्या वाली बात नहीं है। ध्यान देना, यहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है, एक मिनट रुकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब यहां पर देखो दूसरी इमेज मैंने और यहां पर ड्रॉ की है, समझना। प्रकाश संश्लेषण श्वसन के विपरीत घटना है, अर्थात जो अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण में होगी उसके विपरीत अभिक्रिया वास्तव में श्वसन में होगी। तो देखो ऊपर वाली जो मैंने अभिक्रिया बनाई है ना, ये ऊपर वाली अभिक्रिया वास्तव में किसकी अभिक्रिया है, श्वसन की अभिक्रिया। तो देखो ये ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है, यहां पर इधर है ग्लूकोज और ऑक्सीजन और यहां पर इधर है, क्योंकि दोनों विपरीत घटना है, प्लस 6CO2 प्लस 6H2। तो ध्यान देना यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब प्रकाश संश्लेषण देखा जाए तो वास्तव में श्वसन के विपरीत घटना है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अब इसका जो बी आंसर है ना 6C6H12O6,
ये वास्तव में तुम्हें कभी भी एग्जामिनर पूछे तो ये किसकी अभिक्रिया हो जाएगी? ये हो जाएगी श्वसन की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो मुक्त O2 होती है ना, ये O2 कहां से आती है? जल के अपघटन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो अंतिम उत्पाद या मुक्त ऑक्सीजन होती है वह किसके विक्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना, जल की विक्रिया से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का प्रकाश अपघटन। ये देखो यहां पर, ये जो वास्तव में ऑक्सीजन बन रही है, तो ऑक्सीजन की क्रिया किससे होकर ये कंप्लीट हो रही है? H2O। तो H2O का मतलब क्या है? जल। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? वातावरण से हटाती है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है? ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो समझना क्वेश्चन को। कौन सी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से हटाती है? तो देखो, श्वसन की प्रक्रिया में तो क्या होता है सर? श्वसन की प्रक्रिया में तो O2 तो ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है, तो ये तो CO2 को हटा नहीं रही, वास्तव में CO2 को इंक्रीज कर रही है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, प्रकाश संश्लेषण, इस प्रकाश संश्लेषण में तो विपरीत घटना है। तो प्रकाश संश्लेषण में तो क्या हो जाएगा? O2 तो वास्तव में CO2 तो अंदर ली जाएगी और वास्तव में O2 बाहर निकाले जाए, तो CO2 कम करने वाली एकमात्र अभिक्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण। कभी क्वेश्चन सीधा सीधा ही पूछा जाता है कि एकमात्र अभिक्रिया जो CO2 की मात्रा को वातावरण से कम करती है, तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, तो ध्यान देना यहां पर, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद देख लो कौन सा है? ग्लूकोज है, या अपन ने कह दिया ऑक्सीजन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीजन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना यहां पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संवहन दारूतक या जाइलम द्वारा किया जाता है। पत्तियों में निर्मित भोजन पौधों के विभिन्न भागों तक संवहन उत्तक या फ्लोएम द्वारा होता है। पौधों में क्लोरोफिल पर्णहरित बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण में पादपों के जैव भार में कमी आती है। कमेंट करके बताना कि कौन सा इसका सही आंसर है। बताओ देखिए भाई, कौन सा इसका सही आंसर है? शाबाश। अब समझना वास्तु में क्या कहना चाहता है। ये जैसे मैंने एक पादप बनाया है, ये एक पादप है, ये जो पादप वाला भाग है, ये पादप वाला भाग है जड़, और ये जो पादप वाला भाग है ना, ये पादप वाला भाग है पत्तियां। पादपों में पौधों के सूक्ष्म तत्वों को ट्रांजैक्शन करने के लिए दो उत्तक होते हैं। एक उत्तक का नाम है जाइलम और एक उत्तक का नाम है फ्लोएम। अर्थात एक उत्तक जड़ से भोजन को पत्तियों तक ले जाता है और एक उत्तक पत्तियों से भोजन को जड़ों तक लाता है। जो जड़ से पत्तियों तक ले जाता है उसे बोला जाता है जाइलम। उसे क्या बोला जाता है? जाइलम। और जड़ से पत्तियों तक ले जाने वाला जो जाइलम है, ये पत्तियों तक एक तो ले जाता है जल को और एक ले जाता है खनिज लवणों को। अर्थात जल और खनिज लवणों का संवहन करने वाला तो जाइलम है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल सही है और जाइलम को दारूतक कहते हैं। पत्तियों से जड़ों तक, पत्तियों से निर्मित भोजन जो जड़ों तक होता है उसको लाने वाला उत्तक का नाम है फ्लोएम उत्तक। क्या नाम है? फ्लोएम उत्तक। तो दूसरा भी बिल्कुल इसका सही है। पौधों में क्लोरोफिल या पर्णहरित बनाने के लिए मैग्नीशियम धातु की या तत्व की आवश्यकता होती है, यह भी बिल्कुल बात सही है। तो आंसर पकड़ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण में पादपों के जैव भार में कमी नहीं आती। प्रकाश संश्लेषण में पादपों के जैव भार में क्या होती है? वृद्धि होती है सर। जैव भार का मतलब होता है यहां पर बायोमास। जैव भार का मतलब क्या है? बायोमास। जब भी कोई भी जीव अपने अंदर किसी भी तत्व को लेता है, किसी भी तत्व को ग्रहण करता है, तो वास्तव में उसमें जैव भार में हमेशा वृद्धि होती है और जैव भार में वृद्धि होगी प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अब इसको तुम इमेज के जरिए समझना। ये जैसे एक इमेज मैंने यहां पर ड्रॉ की है, देखो इमेज क्या बोल रही है, समझना। यहां पर
आंसर तो मैं लगा देता हूं, ये सही है। अब जाइलम और फ्लोएम उत्तक के बारे में एक इमेज के जरिए मैं तुम्हें बताऊंगा। ये देखो, ये वाटर है, वाटर का मतलब है पानी, और मिनरल्स, मिनरल्स का मतलब है खनिज लवण। तो इनको ऊपर ले जा रहा कौन है? जाइलम, यही अपन ने बात की है। और यहां पर फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण से जो पत्तियां जो भोजन बनाती हैं, इसको ऊपर से नीचे कौन ला रहा है? फ्लोएम। तो यही मैंने बताया है, ठीक है ना, कि ऊपर ले जाने वाला तो कौन है? जाइलम है, और ऊपर से नीचे लेने वाला कौन है? फ्लोएम। बस इतना ध्यान रखना। पिछली बार राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है सर, ये ऐसे बता देना कि जाइलो गाड़ी हमेशा ऊपर चढ़ती है, तो उस ट्रिक से तुम इसे याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से 2 चरणों में होता है। अब ध्यान देना, यहां पर बहुत बड़े क्वेश्चन है ये। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से 2 चरणों में होता है। एक तो होता है प्रकाशिक क्रिया और एक होता है अप्रकाशिक क्रिया। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। प्रकाशिक क्रिया के बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया था जिसका नाम है हिल वैज्ञानिक, और अप्रकाशिक क्रिया के बारे में एक वैज्ञानिक ने बताया जिसका नाम है केल्विन। इसीलिए प्रकाशिक क्रिया को बोला जाता है हिल चक्कर और अप्रकाशिक क्रिया को बोला जाता है केल्विन चक्कर। ध्यान से समझना, कभी कभी तो क्वेश्चन सीधा ही पूछ लेता है कि अप्रकाशिक अभिक्रिया अन्य किस चक्र के नाम से जानी जाती है। तो ध्यान रखना, वो किस चक्र के नाम से जानी जाती है? केल्विन। और प्रकाशिक अभिक्रिया हिल चक्र के नाम से। अब ये जो हिल चक्कर है ना, यह कंप्लीट होता है पत्तियों के ग्रेना भाग में। 2 भाग होते हैं यहां पर, ग्रेना भाग में। और ये जो केल्विन है, ये केल्विन कंप्लीट होता है मेरे दोस्तों पत्तियों के स्ट्रोमा भाग में। ध्यान देना, यहां पर प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कितने चरणों में कंप्लीट होता है? 2 चरणों में। एक प्रकाशिक अभिक्रिया जिसे हिल चक्र कहते हैं, जो ग्रेना भाग में कंप्लीट होता है। एक अप्रकाशिक अभिक्रिया जिसे केल्विन चक्र कहते हैं, जो स्ट्रोमा भाग में पॉसिबल होता है। अब इसको एक इमेज के जरिए समझना। मैंने एक इमेज तुम्हारे लिए ड्रॉ की है। इमेज के तुम नीचे साइड में देखना, एक यहां पर कौन सा भाग है? ग्रेना है, और एक यहां पर कौन सा भाग है? स्ट्रोमा है। ये पत्तियों की संरचना है। ग्रेना में जो कंप्लीट होगा ना, वो कौन सी अभिक्रिया होगी? वो होगी प्रकाशिक अभिक्रिया। और स्ट्रोमा में जो कंप्लीट होगा वो कौन सी अभिक्रिया होगी? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अर्थात स्ट्रोमा भाग वाली जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है, ये किसमें कंप्लीट होती है रे? रात में। और प्रकाशिक अभिक्रिया वाली जो अभिक्रिया है, ये किसमें कंप्लीट होती है? दिन में। ये दोनों ध्यान रखना तुम। ग्रेना भाग का संबंध किससे है? प्रकाशिक अभिक्रिया से। और स्ट्रोमा भाग का संबंध किससे है? अप्रकाशिक अभिक्रिया से। तो इन दोनों ही चरणों से संबंधित अब 2-4 क्वेश्चन आगे चलेंगे, तो एक बार इनको दोबारा समझ लेना तुम। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? 2 चरणों में। एक तो प्रकाशिक क्रिया और एक अप्रकाशिक क्रिया। प्रकाशिक क्रिया को हिल क्रिया या हिल चक्र भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाशिक क्रिया के बारे में हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अप्रकाशिक क्रिया को केल्विन चक्र भी कहते हैं। प्रकाशिक क्रिया रात दिन में कंप्लीट होती है। कहां पर कंप्लीट होती है? पौधे के ग्रेना भाग में। और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में कंप्लीट होती है। निम्न में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया के संदर्भ में नहीं है? अब यहां पर ध्यान देना, इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपन पढ़ के आए हैं। यह घटनाक्रम पौधों के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है, स्ट्रोमा भाग में संपन्न नहीं होती। हिल अभिक्रिया तो पौधों के किस भाग में संपन्न होती है? ग्रेना भाग में। तो अपना आंसर पकड़ में आ गया। यह दिन में संपन्न होती है तो दिन में संपन्न होती है। और इसमें यहां पर ये O2 है सर, ये इसमें O2 बाहर निकलती है, तो वास्तव में इसमें O2 ही बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तव में बी, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना, ये एक वास्तव में कहां पर कंप्लीट होती है? स्ट्रोमा भाग में। ग्रेना भाग में तो ग्रेना भाग में, स्ट्रोमा भाग में कंप्लीट होने वाली तो अप्रकाशिक अभिक्रिया है। निम्न में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया के संदर्भ में सही है? सही कथन पूछा है। और किस प्रक्रिया की बात की है इसने? अप्रकाशिक क्रिया की। इस प्रक्रिया को केल्विन चक्र भी कहते हैं। बात सही, अपन पढ़ के आए हैं। यह रात में संपन्न होती है। बात बिल्कुल सही है। यह घटनाक्रम पौधों के स्ट्रोमा भाग में होती है। यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी।
तो प्रकाश संश्लेषण के दो चरण हो गए, प्रकाशिक और अप्रकाशिक। ध्यान से समझ लेना इनको, अच्छे क्वेश्चन है ये सारे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। बहुत बढ़िया चीज है ये, सीधा सीधा भी एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रकाश संश्लेषण की इकाई निम्न में से कौन सी है, क्वांटोसोम। लगभग 230 से 260 क्लोरोफिल अणुओं का समूह क्वांटोसोम कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण की दक्षता सामान्यतया 1% होती है। प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दक्षता 15 से 20% होती है। समझते हैं क्या कहानी है। यहां पर देखो, लगभग यह माना जाता है कि 230 से 260 झुंड जब आपस में मिलते हैं, और किसके झुंड आपस में मिलते हैं, पर्णहरित के। पर्णहरित का मतलब क्या है यहां पर, क्लोरोफिल। पर्णहरित का मतलब क्या है, क्लोरोफिल। जब झुंड आपस में मिलते हैं तो एक इकाई बनती है, और इस इकाई को कहा जाता है क्वांटोसोम। क्या बोला जाता है दोस्तों, क्वांटोसोम। और इसी क्वांटोसोम को नाम दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की इकाई। अर्थात पहला भी ऑप्शन सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्वांटोसोम, और क्वांटोसोम का निर्माण होता है क्लोरोफिल अणु से। अगला क्वेश्चन, अगली तीसरी बातचीत है, प्रकाश संश्लेषण की दक्षता 1% होती है। यह बात भी बिल्कुल भी सही है। यहां पर देखो सी ऑप्शन का मतलब क्या है, सूर्य जो प्रकाश देता है ना 100%, इस प्रकाश में से केवल और केवल 1%, एक से मैक्सिमम 3% प्रकाश ही कौन ग्रहण कर पाते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण कर पाते हैं। इसे ही बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण की दक्षता। न्यूनतम ये 1% हो सकता है, अधिकतम ये 3% हो सकता है। तो तीसरा भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की अधिकतम दक्षता 15 से 20% है। नहीं सर, अधिकतम दक्षता हो सकती है लगभग 3 से 4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? हरे पौधों को टोटल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है सर? 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। समझते हैं आखिर पोषक तत्व काम क्या आते हैं, समझना। पादपों को अपना जीवन चक्र में पादपों की वृद्धि, विकास और प्रजनन तीनों चीजें आ जाती हैं। पूरा करने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब इन 17 पोषक तत्वों को 2 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो है मुख्य या स्थूल, और एक है अल्प या सूक्ष्म। यहां से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पादपों का कौन सा सूक्ष्म तत्व है, पादपों का कौन सा अल्प या मतलब मुख्य तत्व है। तो समझना, 17 पोषक तत्वों में कुछ पोषक तत्व मुख्य हैं जो मुख्य रूप से जरूरत होती है, और कुछ पोषक तत्व अल्प या सूक्ष्म तरीके से पादपों को आवश्यकता होती है। तो देखते हैं अपन की कौन से मुख्य तत्व है और कौन से सूक्ष्म तत्व है। मुख्य तत्व भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन इनको तुम ध्यान देना, मुख्य तत्वों में तुम्हें एक ही ट्रिक याद करनी है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये तीनों जो है ना, ये तीनों कौन से तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं। और देखो अल्प या सूक्ष्म पोषक तत्वों में बोरोन और जिंक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बोरोन और जिंक कौन से पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। अर्थात कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, 17। कुछ मुख्य हैं और कुछ उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुख्य रूप से इनको आवश्यकता होती है। इन तीनों की ही आवश्यकता होती है सर सामान्य वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, पौधों के प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? तो ध्यान देना, प्राथमिक पोषक तत्व मैंने तुम्हें बताया है कि ट्रिक से याद करना है, एनपीके, ठीक ना। तो एन का मतलब क्या है यहां पर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ध्यान देना यहां पर, ये देखो इधर प्राथमिक पूछा है, तो प्राथमिक में यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, एनपीके। तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन दोनों क्वेश्चंस का तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि 17 तत्वों में से कौन कौन सा क्राइटेरिया किस प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन का और इससे पहले 23 क्वेश्चन का तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है।
आवश्यक कौन सा नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तीनों तो आवश्यक है सर, कौन सा आवश्यक नहीं है? सोडियम। तुम देख लो यहां पर कहीं पर भी तुम्हें सोडियम नहीं मिलेगा, क्योंकि सोडियम की यहां पर वास्तव में कोई भी आवश्यकता नहीं होती, सूक्ष्म रूप से भी सोडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सब तुम्हें इस टेबल में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अर्थात वो चीज फाइंड आउट करनी है जो सुमेलित नहीं है। इधर दे रखे हैं तत्व और इधर दे रखे हैं उन तत्वों की पौधों को आवश्यकता। पहला ऑप्शन देखो, नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, बात बिल्कुल सही है सर। फास्फोरस फलों व जड़ों के विकास के लिए सही है। पोटेशियम पर्णहरित का घटक नहीं सर। आपको मालूम है अपन ने 2-3 क्वेश्चन पहले भी से संबंधित देखे हैं कि पर्णहरित का मुख्य घटक तो वास्तव में पोटेशियम नहीं है, पर्णहरित का मुख्य घटक तो वास्तव में कौन है? मैग्नीशियम। तो अपने को अपना आंसर मिल गया सी। और बोरोन शर्करा स्थानांतरण में सहायक होता है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा वैसे ही पूछा जाता है कि पादपों का कौन सा पोषक तत्व है शर्करा स्थानांतरण में सहायक होता है? तो आंसर आता है बोरोन। लेकिन पर्णहरित का घटक कौन है? मैग्नीशियम। तो चर्चा करते हैं आखिर ये पोटेशियम क्या काम आता है? पोटेशियम सर जी काम आता है पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। ध्यान देना, अगर तुम्हें कभी सीधा पूछे कि पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो फिर आंसर हो जाएगा पोटेशियम। एक बार अपन टेबल के जरिए भी इनको देख लेते हैं। देखो, नाइट्रोजन वृद्धि के लिए आवश्यक है, फलों और जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस आवश्यक है। देखो, फल में भी फ आ रहा है और फास्फोरस में भी फ आ रहा है, तो इस प्रकार से तुम इसको सेट कर लेना। पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन या N2 के स्त्रीकरण के लिए मोलिब्डेनम की आवश्यकता होती है। और ये देखो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और छठवा। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में WHO के द्वारा ये नया तत्व शामिल किया गया है, तो तुम्हें पूछ सकता है कि किस तत्व को पौधों की पोषकता के लिए वर्तमान में शामिल किया गया है, तो आंसर हो जाएगा निकिल। और शर्करा स्थानांतरण में कौन आवश्यक होता है? बोरोन। शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको एक बार मिटा देता हूं ताकि तुम्हें स्क्रीनशॉट लेने में कोई समस्या ना आए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुम। ले लिया होगा सबने। चलो आगे। वर्तमान में कौन से तत्वों को पौधों की पोषकता के लिए आवश्यक तत्वों में शामिल किया गया है? तो आवश्यक तत्वों में किसे शामिल किया गया है? निकिल को भी तो बातचीत करके आए हैं अपन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? अब ध्यान देना इधर, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो मैंने बताया कि एक तो वास्तव में मुख्य रूप से सूक्ष्म की तरह से पौधों को तत्वों की आवश्यकता होती है, और एक वास्तव में बड़े स्तर पर पौधों को आवश्यकता होती है। तो देखो यहां पर कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो वास्तव में मुख्य पोषक तत्व हैं। उस टेबल में देखना, यहां पर मुख्य पोषक तत्व है, और यहां पर बोरोन है ना, ये बोरोन वास्तव में सूक्ष्म पोषक तत्व है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है सर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रथम चरण एक ही होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सूर्य का प्रकाश मिलना और इसके द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन होना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ध्यान देना यहां पर। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग होता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, नहीं होता O2 का उपयोग इसमें, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण में O2 बाहर निकलती है, तो यह भी बात बिल्कुल सही है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में CO2 अंदर ली जाती है और O2 बाहर निकाली जाती है। तो अपन ने प्रकाश संश्लेषण, पौधों के सूक्ष्म और मेजर तत्वों के बारे में टोटल 30 MCQ क्वेश्चन आज अपन ने किए हैं। इसका PDF लिंक मैंने नीचे दे दिया है। देखो, तुम इसको ऐसा क्या करो, एक बार तो तुम 8:30 बजे इवनिंग में मेरे साथ इसे देख लिया करो। इसके अलावा तुम इसे मॉर्निंग में इस वीडियो को तुम एक बार और देखा करो, ताकि तुम्हारी कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाए। और जैसे ही तुम मॉर्निंग में इस वीडियो को देख लो ना, तो उसके बाद में तुम अपने PDF को सोल्व करना शुरू करा करो, ताकि इससे संबंधित फिर तुम्हें जिंदगी में दूसरी किताब
उठाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ने की कोशिश करा करो ताकि बार बार में अपने को किताबें उठाने की आवश्यकता ना पड़े। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आज मैंने लिए हैं। सारे ही क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बेस हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करो। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।